हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री यहाँ पे चल रही थी 5th सेमेस्टर में। तो यहाँ पे ना देखिए हमारी जो सेकंड यूनिट थी, यानी कि एंटी एंजाइनल वाला ये पोर्शन और डायबिटिक्स वाला ये पूरा हो चुका था। इसमें एंटी हाइपरटेंसिव हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, तो उस पहली वीडियो को आप जरूर से देख लेना, बिकॉज उसी वीडियो में हमने देखा था कि क्या है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और ये जो सारी ड्रग यहाँ पे दे रखी हैं उनको हमने उसी वीडियो में क्लासीफाई कर दिया था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जरूर देख लेना। तो जो लास्ट वीडियो थी वही उस वीडियो में हमने ना यहाँ क्यूनेप्रिल हाइड्रोक्लोराइड यहाँ तक कवर कर लिया था। बोले तो ये जो सारी ड्रग हैं टेमोलॉल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनेलेप्रिल, वेनाजेप्रिल एंड क्यूनाप्रिल, ये हम कवर ही कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। उसके ऊपर स्टार है तो उसकी सिंथेसिस देखने वाले हैं। बाकी जो भी अदर सारी ड्रग है यहाँ पे हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड तक, वहाँ तक हम सारा कवर कर लेंगे, यानी कि यूनिट हमारी यहाँ पे कवर हो जाएगी। और उसके बाद हम फटाफट से जो अदर यूनिट्स हैं उनके ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, जो कि हम 2-3 दिन या 4-5 दिन में ही हम उसको कवर कर लेंगे, है ना। तो इसको हम देखते हैं। बाकी देखिए नोट्स आपको सारे फार्मेसी वाले ऐप पे मिलेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है वो हम देख ही चुके हैं पहले। उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा तुम्हें दोबारा रिमाइंड करना होगा। देखिए यहाँ पे जो सारी ड्रग हैं जो हाईलाइटेड है, यानी कि जिनके ऊपर ये मतलब हाईलाइटर लगा हुआ है, तो ये वही ड्रग हैं जो कि एक्चुअली में हमारे सिलेबस में है। जैसे कि टिमोलॉल है, कैप्टोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, इनेलेप्रिल है। तो यहाँ से देखोगे टिमोलॉल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनेलेप्रिल, वेनाजेप्रिल एंड क्यूनेलेप्रिल। तो ये क्यूनेलेप्रिल तक हम कवर कर चुके हैं, है ना। ये आप देखोगे यहाँ पे, आप सिलेबस को साइड में रख के देखना क्यूनेप्रिल। बाकी ये जो ड्रग है, यानी कि 3 ड्रग, ये 2 ड्रग, यानी कि 5 और 4 ये हैं, यानी कि ये मिथाइल डोपेट के आगे की सारी ड्रग है, तो इनको हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो सारी ड्रग हैं ये एक्चुअली में 5 कैटेगरी की थी, जिसमें से 2 कैटेगरी की हम ऑलरेडी कवर ही कर चुके हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो मिथाइल डोपेट से कवर करने वाले हैं, जो कि सेंट्रल एक्टिंग एजेंट, यानी कि इस कैटेगरी में आती है। ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एक टाइप है। ऐसे यहाँ पे एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट है। तो यहाँ पे 2 ड्रग हैं हमारी, रेसरपीन एंड ग्वानेथिडीन मोनोसल्फेट, यानी कि यहाँ पे देखोगे रेसरपीन एंड ग्वानेथिडीन मोनोसल्फेट। तो ये अलग कैटेगरी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। और यहाँ पे जो 4 ड्रग हैं, डाईएजॉक्साइड, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड एंड मिनॉक्सिडिल एंड हाइड्रोलाजीन, तो ये जो 4 ड्रग हैं वो हमारी लास्ट वाली ड्रग है, यानी कि ये हमारी वैसोडाइलेटर है। तो इन तीनों को हम कवर करने वाले हैं, यानी कि तीनों कैटेगरी की ड्रग को। साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है मिथाइल डोपेट, बिकॉज इसके ऊपर यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो इसकी हमने सिंथेसिस देखनी है। तो समझ आ गया आपको क्या कवर करना है। एक्चुअली में ये थोड़ा रिमाइंड करना होता है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लेंथी सिलेबस है। तो यहाँ पे जो हमारी स्टार्टिंग होती है वीडियो की वो यहाँ से होगी, सेंट्रल एक्टिंग एजेंट क्या है और उनके अंदर जो ये ड्रग है उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है और उसकी सिंथेसिस वगैरह। तो देखिए यहाँ पे देखिए सेंट्रली एक्टिंग एजेंट नेम हमारा सेंट्रली एक्टिंग, यानी कि ऐसी ड्रग, ऐसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि वो ड्रग जो कि हाइपरटेंशन को कम करती हैं। किस पे काम करके? सीएनएस पे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो अपना असर दिखा करके अपना काम करती हैं, वही हमारी सेंट्रली एक्टिंग एजेंट कहलाते हैं, है ना। तो ये करती कैसे हैं? मोड ऑफ एक्शन वैसे तो हम सेपरेटली देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा आप देखिए कि दिस ड्रग स्टिमुलेट अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सीएनएस एंड रिड्यूस द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट एंड आल्सो डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ये वहाँ पे एक अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं, ये उनको स्टिमुलेट करते हैं। कहाँ पे? ये देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो क्या होता है, यहाँ पे हमारी वेन्स हैं, यहाँ पर भी ये रिसेप्टर होंगे। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है एक्चुअली में, जहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन कॉज करती हैं ड्रग, तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे सीएनएस थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा, यानी कि हार्ट रेट थोड़ी कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ड्रग हैं जो कि इस कैटेगरी की हैं, वो है मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआनाबेंज एसीटेट। तो यहाँ पे देखिए मिथाइल डोपेट जो है वो पहली ड्रग है जिसके ऊपर स्टार है, तो उसके सिंथेसिस हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर उसके सामने है, आपके सामने मिथाइल डोपेट क्या है, तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है। बाकी देखिए मोड ऑफ एक्शन जो है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ये अल्फा 2 रिसेप्टर जो प्रेजेंट है कहाँ पे? सीएनएस में। आप ये भी बोल सकते हैं ये भी एक तरह के हमारे अल्फा ब्लॉकर ही होते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो
उनसे थोड़े हटके हैं, यानी कि ये CNS पे जाके काम करते हैं, तो इनकी अलग ही कैटेगरी है, सेंट्रली एक्टिंग एजेंट। तो मोड ऑफ एक्शन की बात करें, देखिए मिथाइल डोपेट यानी कि मिथाइल डोपा जिसका दूसरा नेम है, तो इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अल्फा मिथाइल नॉर एड्रेनालिन, यानी कि ये पहले एक दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होती है। जैसे कि ये जो हमारी ड्रग है मिथाइल डोपेट, ये एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि एक्चुअली में बाहर इनकी केमिकल स्ट्रक्चर अलग होती है और ये बॉडी में जाके किसी दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होती हैं और उसके बाद में वो अपना असर दिखाती हैं। तो ये जो मिथाइल डोपेट है यानी कि जो मिथाइल डोपा है, ये पहले अल्फा मिथाइल नॉर एड्रेनालिन इसमें कन्वर्ट होती है। उसके बाद में अल्फा टू जो रिसेप्टर है आपके CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनको ब्लॉक करती हैं और उसके बाद हमारी हाइपरटेंशन को यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को ये कम करती हैं। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन। यूजेस की बात करें तो वही है, ये एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। तो इसकी सिंथेसिस हमने देखनी है, बिकॉज स्टार इस पे लगा ही हुआ है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंथेसिस देखोगे समझने के लिए बहुत ही आसान है, थोड़ा टफ ये हो जाती है वैसे तो सिंथेसिस, लेकिन हम आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंथेसाइज करने के लिए पहले हमने देखिए 3 चीज़ें चाहिए होंगी, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं 3 रिएक्टेंट चाहिए होंगे, जिसमें मेन जो रिएक्टेंट है वो है यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी फिनाइल एसीटोन। नेम देखिए आप ऐसे याद करना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे आप काउंट करना है यहाँ से 1 2 3 4। तो 4 पर जो है वो है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो OH है 4 पे यानी कि 4 हाइड्रोक्सी। 3 पर है देखिए वो है मिथॉक्सी ग्रुप, तो 3 मिथॉक्सी। एंड ये जो रिंग है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये फिनाइल रिंग होती है ना, तो इसको हमने नेम दे दिया फिनाइल। एंड ये जो है इतना पोर्शन वो है हमारा एसीटोन, तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल एसीटोन। तो ये एक रिएक्टेंट है। तो जब इसकी रिएक्शन हम अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl के साथ एंड पोटेशियम साइनाइड इसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम है अल्फा अमीनो अल्फा बेनिलिल प्रोपियोनाइट्राइल। इसका नेम क्या है, देखिए यही जो इतनी जो स्ट्रक्चर है, ये इतनी जो स्ट्रक्चर है इसको हम बेनिलिन ग्रुप बोलते हैं, यानी कि बेनिलिल ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग हमारी कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे इस तरीके से हमारा काउंट होगा। तो ये जो है सेकंड जो है कार्बन, यहाँ पे ये हमारा एक बेनिलिल ग्रुप पूरा जुड़ा हुआ है। इसी सेकंड कार्बन से हमारा NH2 जुड़ा पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए आप काउंट करोगे तो ये जैसे कि यहाँ पे हमारा जुड़ा पड़ा सेकंड कार्बन से, तो उसको हम बोल देते हैं अल्फा कार्बन, है ना, अल्फा कार्बन बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका नेम क्या पड़ गया, यहाँ पे अल्फा बेनिलिल, एंड इसका पड़ गया हमारा अल्फा अमीनो, क्योंकि यहाँ पे अमीन ग्रुप है। तो पूरा नाम अल्फा अमीनो अल्फा बेनिलिल, और बाकी बचा CH3 C एंड CN, इसको हम बोलते हैं 1 2 3 यानी कि प्रोप। एंड यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप है, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा पड़ा है, तो ये हमारा बन गया प्रोपियोनाइट्राइल। तो ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है। समझ आ गया इतना आपको। उसके बाद में देखिए हम करते क्या हैं, यही जो केमिकल है ये हमारा जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आपने पढ़ा होगा ना 4th सेम में क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और क्या होता है लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पे जो डेक्स्ट्रो फॉर्म है, तो इसी को हम इसकी एल फॉर्म या बोले तो लीवो रोटेटरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे का आइसोमरी होंगे, तो वो हम कैम्फोरिक सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करा करके करते हैं, है ना। तो ये जो है जो डेक्स्ट्रो फॉर्म में है वो लीवो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका एल आइसोमर यहाँ पे बन जाएगा। किसके बाद, कैम्फोरिक सल्फोनिक एसिड के रिएक्शन के बाद में। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे उसके हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl एसिड की प्रेजेंस में हम उसके हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो यहाँ पे बनेगा यहाँ पे मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा में देखिए एक्चुअली में चयन कहाँ पे होता है, जो आपका नाइट्राइल यानी कि CN जो ग्रुप है यहाँ पे, ये एक्चुअली में हाइड्रोलाइज होता है और यहाँ पे ये एसिडिक ग्रुप आके जुड़ जाता है। जैसे कि NH2 बिल्कुल सेम है, यहाँ पे CH3 इधर ये वाला बिल्कुल सेम है, बाकी CN की जगह यहाँ पे COOH आ गया है, बाकी CH2 सेम है, रिंग आपकी सेम है, और यहाँ पे OH बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप ये भी चेंज हो चुका है, जो यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप था, यहाँ पे वही सिंपली आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हो गया है। तो यह आपका मिथाइल डोपा। तो इतना तो आपका मिथाइल डोपा यहाँ पे बन जाता है। और उसके बाद में यही जो मिथाइल डोपा है उसकी जो रिएक्शन है हम वो इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH के साथ करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारा बनता है मिथाइल डोपेट। तो यही थी हमारी मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर हम देखिए HCl जोड़ना है तो बाद में HCl से आप रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो यह है इसकी सिंथेसिस। तो यही जो है देखिए बिल्कुल हमने सेंटेंसेज में यहाँ पे लिख रखा है ना, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि
when hydroxy 3 methoxyphenyl acetone treated with ammonium chloride and potassium cyanide, so अल्फा अमीनो अल्फा वेनिल प्रोपियोनाइट्राइल फॉर्म। तो सिंपल वही स्टेप लिख रखे हैं जो कि मैंने आपको बोल करके यहाँ पे बताई है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर लेना। और बाकी देखिए बात करते हैं इसका जो मोड ऑफ एक्शन हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, है ना। तो यही आपने देखना था। इसके बाद जो हमारी जो सेकंड जो ड्रग होगी यानी कि वो है हमारी क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे देखोगे मिथाइल डोपेट हमारा कवर हो गया। अब है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये इसी कैटेगरी की है। देखिए मोड ऑफ एक्शन तो सेम ही रहेगा, बस स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होगी, जो कि स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये है आपका क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वही है, इट एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर in the CNS which decrease the sympathetic outflow from the CNS and decrease BP। तो ये भी अल्फा टू जो रिसेप्टर होते हैं CNS में, ये उनको स्टिमुलेट करके अपना असर दिखाती है। और जो भी सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जो आउटफ्लो है या बोले तो वहाँ पे जो हार्ट रेट है उसको ये कम कर देता है। और साथ के साथ जो कार्डिक आउटपुट जो होता है उसको भी कम कर देता है। तो उसकी वजह से हमारे जो CNS है वो डिप्रेस हो जाता है, यानी कि BP कम हो जाता है। तो ये है देखिए इसका मोड ऑफ एक्शन। यूजेस वही है कि हमारा हाइपरटेंशन को ठीक करता है। ये जो है देखिए माइग्रेन में भी यूज़ किया जाता है। माइग्रेन क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का हेडेक होता है, तो वहाँ भी यूज़ होता है। इसके अलावा क्लस्टर हेडेक में भी ये यूज़ होता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, जो क्रैम्प्स आते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड में, तो उसके ठीक करने में भी ये यूज़ होता है। तो इतना आपने लिख देना है। देखिए बाकी देखिए फोकस आपने इसी ड्रग पे करना है, बिकॉज इसकी सिंथेसिस कभी आ भी सकती है, तो स्टार इस पे है। तो इनके बारे में मोड ऑफ एक्शन तो सभी का सेम है, यूज़ भी सेम है, बस स्ट्रक्चर ही चेंज होगी। नेक्स्ट देखिए हमारा गुआना बेंज एसीटेट। तो यहाँ पे देखोगे अगली ड्रग वो हमारी गुआनेथिडीन मोनोसल्फेट। तो ये जो है इस कैटेगरी की नहीं है, ये अगली कैटेगरी की है। और गुआनाबेंज एसीटेट जो है वो इस कैटेगरी की है। तो यहाँ पे बीच में ड्रग अलग से आई है, ये हमारी जिसमें मैंने ये गोल गोल काट रखे हैं रेसरपिन, यानी ये एक अलग कैटेगरी की है ना। तो यहाँ पे गुआनाबेंज एसीटेट को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने है, बाकी मोड ऑफ एक्शन सेम है। ये भी वही अल्फा टू जो रिसेप्टर्स होते हैं CNS में, उनको स्टिमुलेट करके अपना असर दिखाती हैं। और जो कार्डिक आउटपुट होता है उसको रिड्यूस कर देती है, और BP भी हमारा कम हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं यूजेस भी सेम है। ये भी हाई प्रेशर यानी कि वही हाइपरटेंशन को ठीक करने के काम आती हैं। तो यहाँ पे जो ड्रग थी, जैसे कि मैं आपको दोबारा से दिखाऊँ, अपना जो क्लासिफिकेशन था कि सेंट्रली एक्टिंग ड्रग में जो तीनों थी, यानी कि मिथाइल डोपेट एंड क्लोनिडीन एंड गुआनाबेंज एसीटेट, ये हम कवर कर चुके हैं। अब जो सेकंड जो कैटेगरी है देखिए वो है एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट, जिसमें मैंने बोला था जो ये गोल गोल मैंने कर रखे हैं, यानी कि गुआनेथिडीन मोनोसल्फेट एंड रेसरपिन। तो ये जो ड्रग है वो इसी कैटेगरी की है। यहाँ पे देखिए मैंने दिखा रखा है। तो अब इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम वैज़ोडायलेटर को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी ड्रग है, देखिए नेम मारा है एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट। अच्छा, एड्रिनर्जिक का मतलब क्या है, या बोले तो जो पूरा बोले तो एड्रिनर्जिक न्यूरॉन का क्या मतलब है। आपने देखिए पढ़ा होगा ना नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यानी कि जो फाइट एंड फ्लाइट वाला होता है। अब आपको याद आ गया होगा फाइट एंड फ्लाइट। तो उस केस में क्या होता है, जिसकी सपोज फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन है, यानी कि हमारे पीछे कोई कुत्ता या शेर वगैरह पड़ जाता है, तो उस टाइम पे क्या हम भागते हैं और हमारा हाई BP हो जाता है, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे ये कब ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे जो एड्रेनर्जिक जो न्यूरॉन होते हैं, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होते हैं, वहाँ पे उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि जैसे कि एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, वो आके बाइंड होते हैं। तो क्या हो कि अगर वो नॉर्मल कंडीशन में भी ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट होकर के अपना हाइपरटेंशन बढ़ा रहे हैं हमारी बॉडी में, तो ऐसी अगर हम मेडिसिन दें कि वो इन्हीं न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर दें, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो वही है ये मेडिसिन, यानी कि ऐसे ही ये काम करती हैं। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होते हैं, ये उनको ब्लॉक करके काम करते हैं। दो ड्रग हैं आपके सामने। तो पहली की हम देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर देखिए, ये आपके सामने है। बाकी मोड ऑफ एक्शन एंड यूज़ अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि ये जो है वही एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होते हैं, ये इनको ब्लॉक करके काम करती हैं। यहाँ पे एक्चुअली में नॉरएपिनेफ्रिन जाके बाइंड होने वाला था अपने रिसेप्टर से, या बोले तो न्यूरॉन से। तो ये जो ड्रग है ये नॉरएपिनेफ्रिन या बोले तो एपिनेफ्रिन को रिप्लेस करके खुद जाके बाइंड हो जाती है और उसको कर देती हैं ब्लॉक। इसके साथ साथ ये जो है नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को भी इनहिबिट कर देती है, यानी कि जहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन या बोले तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, ये वहाँ भी उसकी साइड पे जाके असर करती हैं और उसको रिलीज नहीं होने देती। इस तरीके से काम करती हैं। बाकी जो ना डायरेटिक्स के साथ मोस्टली कॉम्बिनेशन फॉर्म में दी जाती हैं, यानी कि ये ड्रग भी दी जाएगी और कोई एक डायरेटिक्स भी दी जाएगी, तो काफ़ी बेस्ट वहाँ पे इफेक्ट मिलेगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। यहाँ पे ये है इसका मोड ऑफ एक्शन।
यूजेस की बात करते हैं तो देखिए ये जो है वही हाइपरटेंशन को ठीक करती है। एंड इसके अलावा ये जो है टॉपिकली, यानी कि जैसे कि इसका जो ऑइंटमेंट है वो हमारा ग्लूकोमा को भी ठीक करता है। ग्लूकोमा एक हमारा मोतियाबिंद एक बीमारी होती है आँख की, तो वहाँ पे भी ये या तो टॉपिकल बोले तो ये आई ड्रॉप के रूप में यहाँ पे यूज़ होगा, सॉरी ट्यूब या ऑइंटमेंट के रूप में नहीं, आई ड्रॉप के रूप में, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो सेकंड जो ड्रग है इसी कैटेगरी की, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है रेसरपिन। तो रेसरपिन की स्ट्रक्चर ये है आपके सामने, आप देख सकते हैं। बाकी देखिए मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस जो है वो भी इसके मोस्टली सेम ही है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, देखिए इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन पाथवे, यानी कि वही एड्रेनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको ब्लॉक करके अपने काम दिखाती हैं। इसके अलावा कैटेकोलामीन जो पंप होता है उसको भी ये ब्लॉक कर देती है। अब ये जो कैटेकोलामीन जो पंप होता है इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन इन सभी को रिलीज करने में। अगर यही हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे तो उनकी वजह से जो बीपी हमारा बढ़ता था वो भी बढ़ेगा नहीं, यानी कि बीपी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो यानी कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा डिप्रेस हो जाएगा, किसकी वजह से? कैटेकोलामिन जो पंप है वो ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे ये और ज़्यादा असरदार होती है। तो ये आपकी रेसरपिन। तो यहाँ पे यूजेस की बात करें तो यही कि ये हाइपरटेंशन को ठीक करती है। इसके अलावा ये जो है हमारा ट्रैंक्विलाइजर के रूप में भी यूज़ की जाती है, यानी कि बेहोश करने के लिए भी यूज़ की जाती है, क्योंकि कंप्लीट तरीके से आपको जो सीएनएस होता है उसको ब्लॉक कर सकती है। कैसे? जो कैटेकोलामिन जो पंप होता है एक मेन पंप होता है जो कि सारे न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे रिलॉक मतलब कि यूज़ करता है। बोले तो ये जो है इन्हीं की वजह से हमारा हाई बीपी वगैरह होता है, या बोले तो हम अटेंशन रह पाते हैं। तो अगर ये ब्लॉक हो जाए तो हमारा सीएनएस भी डिप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है काफ़ी असरदार होती है एज ए ट्रैंक्विलाइजर, या बोले तो बेहोश करने में एज ए साइकोटिक ड्रग ये यूज़ की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सेकंड जो कैटेगरी थी जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ वही ये जो है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट, ये भी हम कवर कर चुके हैं। अब जो लास्ट कैटेगरी है वो है वैजोडाइलेटर। तो उसमें आती है देखिए डाई एजॉक्साइड, जैसे कि यहाँ पे देखोगे डाई एजॉक्साइड है, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड है, मिनॉक्सिडिल है। रेसरपिन जो है अभी हमने देखा था वो दूसरी कैटेगरी के हैं। हाइड्रोलाजीन है। तो ये जो है 4 ड्रग और हैं, तो इनका काम देखते हैं कि ये कैसे काम करेंगे और इनकी स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है। फिर जो है ये जो हमारी यूनिट है ये पूरी कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है सिंपल है, बहुत ही आसान, कि वैजोडाइलेटर का मतलब क्या है? देखिए वैजो यानी कि ब्लड वेसल्स एंड डायलेटर मीन्स डायलेट करना, रिलैक्स करना। यानी कि देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जिसमें हमारे यहाँ पे ब्लड बह रहा है। तो क्या हो कि हम कुछ ऐसी ड्रग दें जो ड्रग जो है डायरेक्टली इसी ब्लड वेसल्स पे काम करें और इसको इतना चौड़ा कर दें, है ना, है ना। इसको ही बोलते हैं रिलैक्सेशन या बोले तो डायलेशन, कि हमारी ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाती है। तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा हुआ पड़ा था वो आप ही बताइए कम होगा कि ये नहीं होगा? यानी कि जैसे कि हम कोई पाइप लें, पाइप में हमारा पानी बह रहा है, एक छोटा पाइप रहे और उसको हम दबा के रखें तो वहाँ पे कितना प्रेशर और ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, पानी और ज़्यादा दूर गिरता है। लेकिन क्या हो कि हम पाइप को बहुत चौड़ा कर दें तो वहाँ पे तो प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ये जो ड्रग है हमारी वैजोडाइलेटर, वो सिंपली ब्लड वेसल्स जो हैं, जैसे कि हमारी जो वेंस जो हैं ये इनको और ज़्यादा चौड़ा कर देंगे। तो उससे होगा क्या? रिलैक्सेशन हो जाएगा, या बोले तो वहाँ पे बीपी हमारा कम हो जाएगा। तो मोड ऑफ एक्शन तो यही होगा कि दीज आर दोज ड्रग विच डायरेक्टली रिलैक्स एंड रिलैक्स द वेस्कुलर स्मूथ मसल, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल होती है उनको रिलैक्स कर देती हैं। यहाँ पे 4 ड्रग हैं, चारों को देखते हैं। सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड पहली है, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 3 ड्रग हैं, यानी कि ये जो तीनों ड्रग हैं इनका अलग एक मोड ऑफ एक्शन है, या बोले तो ये एक जैसा मोड ऑफ एक्शन रहता है इनका। जो सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड है इनका अलग मोड ऑफ एक्शन है। तो पहले सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड का हम देखते हैं। तो ये जो ड्रग है ये एक्चुअली में एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो ड्रग होती है पहले जो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड है वो एक्चुअली में बॉडी में जा करके वो किसी दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले वही लिखा है कि इट इज़ ए प्रो ड्रग, फर्स्ट सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड मेटाबोलाइज इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, या बोले तो यही जो हमारा सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड है ये पहले उसी में यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड में जाके कन्वर्ट होता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है? एक एंजाइम होता है। बोले तो ये कैसे काम करती है हमारी ड्रग? ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है जिसका नाम है ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम। तो इस एंजाइम से क्या होगा? यहाँ पे CGMP इंक्रीज हो जाएंगे हमारे सेल के अंदर। आप ऐसे समझें कि यहाँ पे ये जो है हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल यहाँ पे ये हमारा ब्लड यहाँ पे बह रहा है, तो इसकी इस परत की हम बात कर रहे हैं। ये जो है स्मूथ मसल है किसकी? हमारे ब्लड वेसल्स की। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं
इस सेल में ये क्या करेगा, एक एंजाइम जैसे कि पूरा होता है, उसमें चैनल्स वगैरह होते हैं, कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल और भी चैनल्स होते हैं। तो वहीं पे एक एंजाइम होता है ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम। जैसे ही एक्टिवेट होगा यहाँ पे CGMP हमारे सेल के अंदर बढ़ जाएंगे। अब ये CGMP क्या है, यहाँ पे होता है C का मतलब होता है साइक्लेज, G का मतलब होता है ग्वानिल, M का मतलब मोनो एंड P का मतलब फॉस्फेट। यानी कि ये जो है ATP को कन्वर्ट कर देता है किसमें, CGMP में। अब इससे क्या होगा, सिंपली यहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। आप सिंपली इतना कॉन्सेप्ट याद रखें कि जो हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो होता है वो एक प्रो ड्रग है, जो पहले तो कन्वर्ट होगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड में। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड करेगा क्या, एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम, जो कि CGMP को बढ़ा देगा और उसके बाद में वैसोडाइलेशन हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बस लाइन याद कर लो, ये है इसका मोड ऑफ एक्शन, है ना। बात करते हैं यूज जो है इसका, कि ये शॉर्ट एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ की जाती है, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए काम करती है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव होती है। जैसे कि 1 से 10 मिनट ही इसका असर रहता है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव रहता है। बोले तो ये उस कंडीशन में दी जाती है जब वो एमरजेंसी कंडीशन होती है कि बहुत ही ज़्यादा BP बढ़ा हुआ है, तो फटाफट से ये दे देते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे ये काम करती है। इसके अलावा आल्सो यूज टू ट्रीट एक्यूट CHF, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है उसमें भी ये दी जाती है। और एंटी हाइपरटेंसिव हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी यूज होती है, बोला ना अभी कि इमरजेंसी कंडीशंस में ही दी जाती है। समझ आ गया। सेकंड जो ड्रग है, यानी कि ये जो तीनों ड्रग हैं इनका मोड ऑफ एक्शन एक अलग मोड ऑफ एक्शन है, यानी कि वो भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे लेकिन वो दूसरे तरीके से करेंगे। तो पहले देखिए डाइएजॉक्साइड के स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है डाइएजॉक्साइड की। बाकी जो मोड ऑफ एक्शन है देखिए एक का समझ लीजिए, तीनों का समझ में आ जाएगा। सो ये जो काम करती है ये एक्चुअली में देखिए, जैसे कि मैंने बोला था कि ये ब्लड वेसल्स को ही डायलेट करेगी। जैसे कि यहाँ पे जो इसकी जो मेम्ब्रेन है, या बोले तो यहाँ पे जो सेल्स है उसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में देखिए सोडियम चैनल भी होते हैं और पोटेशियम चैनल भी होते हैं, कैल्शियम चैनल भी होते हैं। तो ये जो आयंस होते हैं सेल के अंदर सेल के बाहर ये आते जाते रहते हैं, उसी से जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि हार्ट में भी ऐसा ही होता है कि अगर कैल्शियम अंदर आ गया और सोडियम भी हमारा अंदर आ गया तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। बोले तो देखिए कैल्शियम जब हमारी सेल के अंदर आता है या बोले तो इंक्रीज होता है, और सोडियम आयन चैनल्स भी जब हमारे ओपन हो जाते हैं, सोडियम जब एंटर करता है तो वहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इतना चौड़ा है तो वो और भी पतला हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। ये बस कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल समझ लो कि अगर हमारी सेल के अंदर ये जो है दोनों आयंस आते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर उल्टा बोले तो कि पोटेशियम जो आयंस होते हैं वो सेल से बाहर जाते हैं, बोले तो ये पोटेशियम आयन चैनल, अगर ये पोटेशियम आयन चैनल बाहर जाता है यहाँ पे तो उससे क्या होगा, रिलैक्सेशन होता है ना। तो रिलैक्सेशन ही तो हमने करना है, यानी कि ये जो ड्रग है सिंपली कुछ नहीं करती, पोटेशियम चैनल को जो जा करके ओपन कर देती हैं। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि रिलैक्सेशन तब हो जाता है अगर हम पोटेशियम आयन चैनल्स को खोल दें और उसकी वजह से पोटेशियम आयन जो है सेल के बाहर चले जाएंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो जैसे हम देखिए पोटेशियम चैनल को खोलते हैं तो उसके बाद होता है यहाँ पे कि पोटेशियम जो आयंस होते हैं वो सेल के बाहर चले जाते हैं, है ना। उसके बाद में होता है हाइपर पोलराइजेशन, या बोले तो बहुत ज़्यादा जब हमारा पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाता है तो वहाँ पे उसको हम हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, और उसकी वजह से कैल्शियम जो है उसकी कंसंट्रेशन हमारी सेल के अंदर घट जाती है। यहाँ पे सेल के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन घट जाती है एंड लास्ट में कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। यानी कि अगर कैल्शियम है तो कॉन्ट्रैक्शन है, अगर कैल्शियम कम है तो कॉन्ट्रैक्शन भी कम है। तो ये कैल्शियम की वजह से एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही कैल्शियम कम होगा कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा और यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाएगा। नहीं आया हो तो समझ सिंपली आप इतना ही लिख देना, अगर आपको कुछ भी नहीं, कि ये जो ड्रग होती हैं वो पोटेशियम आयन जो चैनल होते हैं ब्लड वेसल्स की मसल के अंदर ही उनको खोल देते हैं, सिंपली हमारा वैसोडाइलेशन हो जाता है। बात करते हैं इसके यूजेस की, तो देखिए सबसे पहले यूज वही है कि एज ए वैसोडाइलेटर यूज होता है एमरजेंसी केसेस में, है ना, जब ज़्यादा ही BP बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा ये जो है ट्रीट करने के काम आता है हाइपोग्लाइसेमिया को। हाइपोग्लाइसेमिया बोले तो जब हमारी बहुत ही कम ग्लूकोज हो जाती है हमारी सेल के अंदर, मतलब रह जाती है, तो ये
कौन से स्टेट में होता है ये, इंसुलिनोमा केस में होता है बोले तो जब हमारा पैनक्रियाज में ट्यूमर वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से जो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाती है उस केस में भी एज ए एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज़ किया जाता है। समझ आ गया। बाकी जो नेक्स्ट है देखिए वो है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल की देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है ही। बाकी देखिए मोड ऑफ एक्शन सेम एज डाइऑक्साइड, जो अभी हमने देखा था कि ये हमारा जो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम जो चैनल होता है उसको खोल देता है सिंपली। जैसे ये पोटेशियम चैनल खुलेगा वहाँ पे डीपोलराइजेशन सॉरी हाइपरपोलराइजेशन होगा, कैल्शियम आयन हमारी सेल के अंदर कम होंगे और हमारी ड्रग जो है सॉरी सेल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है। यूजेस की बात करें तो टॉपिकली यानी कि ये जो है एज ए जो हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने में काम आता है। आपने देखा भी हो तो जो मिनोक्सिडिल जो है वो हेयर्स के नीचे यहाँ पे लगाया जाता है और वहाँ पे टॉपिकली काम करता है। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह तो यहाँ पे काम ये कर ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए हेयर लॉस में काम कैसे करता है, जैसे कि यहाँ पे वैसोडाइलेटर के रूप में काम कर रहा है, इनकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है। तो जो हमारे सिर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी डायलेट कर देता है ऊपर जो रहती हैं। उसके बाद में क्या होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ना, और वहाँ पे जो हमारे हेयर जो ग्रोथ होती है उसके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। बाकी लास्ट में एक और ड्रग हमारी बची हुई है, जैसे कि मैं सिलेबस में आपको दिखा दूँ। यहाँ पे लास्ट हमारा हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड, तो यहाँ पर देखोगे ये भी हमारी इसी कैटेगरी की है। बात करें इसके बारे में तो देखिए इसके स्ट्रक्चर आपके सामने है ही, एंड इसके अलावा जो इसका मोड ऑफ एक्शन है ये जो है कम्प्लीटली जो है मतलब कि पता नहीं है कि एक्चुअली में काम कैसे करती है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि ये डायरेक्टली हमारे जो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको ये रिलैक्स कर देती है। वही लिखा है कि द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड बट इट बिलीव दैट इट डायरेक्टली रिलैक्स द वैस्कुलर स्मूथ मसल। तो सिंपली आप इतना लिख सकते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन में। एंड यूज की बात करें तो ये जो हमारा हाइपरटेंशन को ठीक करता है एंड हार्ट फेलियर के केसेस में भी यूज़ किया जाता है। एंड इट ऑल्सो गिव विद आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइड, तो ये एज ए एंटी एंजाइम जो ड्रग यूज़ की जाती है हमारी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइड, जो हमारा हार्ट की एक प्रॉब्लम होती है, हार्ट में चेस्ट पेन जो होता है वो, तो उसके साथ भी ये यूज़ किया जाता है। किसको ठीक करने के लिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो पूरा पोर्शन है यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव वाला, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। यानी कि ये हमारी पूरी थर्ड यूनिट, तीनों चैप्टर्स जो हैं काफ़ी लेंथी यहाँ पे देखिए पूरा सिलेबस है आपका, ये हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब देखिए बाकी इस साल यानी कि अभी जो एग्ज़ाम होंगे तो उनके लिए तो हम क्या करेंगे, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम फटाफट से अदर यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग अदर यूनिट को कवर कर लेंगे। लेकिन जो आगे यानी कि 1-2 साल बाद जो भी अदर स्टूडेंट आएंगे तो उनके लिए तो हम जब तक शायद इसके पूरे लेक्चर्स अपलोड कर दें। तो बने रहेगा, बाकी आपको प्लेलिस्ट चेक करते रहना है, प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो नेक्स्ट मिल जाएंगी। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।